Very good morning to all my students. This is chapter 3rd, change in profit sharing ratio among the existing partner of accountancy. This video is made for accountancy revision work. In this video, I am considering reconstitution of partnership form, sacrificing ratio, gaining ratio, goodwill meaning, definition, factor affecting valuation, goodwill and nature of goodwill. Okay, up to this point I'm making this video and today's mock test is based on only these topics. यानी कि आज का जो मॉक टेस्ट होगा वो इन्हीं टॉपिक पे बेस्ड होगा. हम लोग थोड़ा वीडियो बना रहे हैं इसलिए कि आप लोग मॉक टेस्ट को या इस ऑनलाइन टीचिंग को जो हम वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचा रहे हैं, आप इसको पूरी अच्छी तरह से देखिए. जैसे आप क्लासरूम में पढ़ते हैं वैसे ही आप यहाँ पर भी पढ़ेंगे, बस बुक्स आपकी रहेंगी और टीचिंग हमारी रहेगी. ठीक है, तो आप इसको ध्यान से वीडियो को बार बार आप देखिएगा. और नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करूँगी मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और लेफ़्ट जो टॉपिक्स हैं उनमें. तो अभी हम यहाँ तक पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं. रिकन्सिडिएशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. रिकन्सिडिएशन मतलब क्या होता है, किसी भी पार्टनरशिप में दो या दो से अधिक लोग काम करते हैं. ठीक है, ध्यान देना इस बात को, दो या दो से अधिक लोग किसी भी पार्टनरशिप में काम करते हैं. तो पार्टनरशिप में अग्रीमेंट होता है उन लोगों के बीच में जो बिज़नेस में काम कर रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट क्या रहेगा, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, हम कितना कैपिटल लाएंगे. तो ये इन सब तरह की बहुत सारी बातें होती हैं उसमें. तो रिकन्सिडिएशन मतलब क्या होता है, दोबारा से पार्टनरशिप में कुछ चेंजेस, यानी कि इन द सेंस से कुछ चेंजेस हम लाएँ जिसकी वजह से दोबारा पार्टनरशिप इस्टेब्लिश हो रही है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं और कुछ 4 लोग मिला के हम 5 पार्टनर्स हैं. पहले हम लोग का रेशियो क्या था, इक्वल रेशियो था. फिर हमने डिसाइड किया कि हमारा रेशियो ना अब चेंज होना चाहिए. तो हमने क्या कर दिया, 1:1:1:2 ऐसे करके रेशियो डिवाइड कर लिया. या फिर समझ लीजिए हमने ऐसे कर लिया 1:2:3:4:5. 5 लोग हैं, 5 अब स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से लेकर हमने 5 तक का रेशियो डिसाइड कर लिया. आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मैं आपको कॉपी में दिखाती हूँ. पहले ओल्ड पार्टनर के जो रेशियो थे वो थे 1:1:1:1. 5 पार्टनर थे, 1:1:1 के रेशियो में थे ये लोग. ठीक, फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं अब हमारा रेशियो ऐसा हो जाएगा. तो अब इसके बीच में क्या है, ये हो गया रिकन्सिडिएशन, यानी कि दोबारा कि हम पार्टनरशिप में अपने प्रॉफिट को दूसरी तरह से शेयर करना चाह रहे हैं. तो अब यहाँ पर दिया हुआ है कि रिकन्सिडिएशन किस किस बेस पे हो सकता है, किस किस सर्कमस्टांसिस पे हो सकता है. पहला है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी कि जब आपके पार्टनर ने अपना शेयरिंग रेशियो को चेंज करना चाहा है. देखिए यहाँ पर दिया है कि 2 पार्टनर थे, इनका शेयरिंग रेशियो था 2:1, फिर इनका चेंज होकर हो गया 3:1. तो देखिए यहाँ पर 2:1 था, यहाँ 3:1 है. तो ये चेंज हुआ ना, तो हमको रिकन्सिडिएशन करना पड़ता है. फिर कैसे करते हैं रिकन्सिडिएशन. सेकंड पॉइंट दिया एडमिशन, जब कोई नया पार्टनर एंटर करता है. फॉर एग्जांपल AB पार्टनर है, C एंटर कर गया, तो अगेन रिकन्सिडिएशन हो रहा है. तो उसके रिकन्सिडिएशन के बाद क्या रिजल्ट आता है. फिर आता है एक कि रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर. ये देखिए चैप्टर्स के नाम भी है. पहला पॉइंट हो गया ये चैप्टर, सेकेंड पॉइंट है 4th चैप्टर, थर्ड पॉइंट है 5th चैप्टर. ठीक, तो रिटायरमेंट होता है किसी पार्टनर का. तो ABC मान लो पार्टनर्स हैं, उनके रेशियो है 1 2 3. C रिटायर कर गया तो अब 1 2 में हो गया. तो अब क्या रेशियो होगा, मतलब क्या किस रेशियो में प्रॉफिट बटेगा, या क्या सेक्रीफाइस है, क्या गेन कर रहा है. फिर आता है डेथ ऑफ द पार्टनर, ये भी 5th चैप्टर है. मान लो ABC पार्टनर है, देखिए यहाँ पर PQR दिया हुआ है, इसमें से एक पार्टनर मर गया, डेथ हो गई उसकी, तब कैसे आप प्रॉफिट को शेयर करोगे. अमलगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म. अमलगमेशन यानी कि दो पार्टनर्स हैं फर्म की, उनका रेशियो है 2:1. टू एलिमिनेट कॉम्पिटिशन अमलगमेशन देयर फर्म विद द फर्म C and D. 2 पार्टनर हैं एक फर्म के जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ये. CED अलग किसी कंपनी में काम करते हैं मगर वो एकदम सेम कंपनी है. तो इन्होंने क्या कर दिया, कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए ABCD पार्टनर बन गए. तो अब इनका रेशियो कैसे डिवाइड होगा और कैसे रिकन्सिडिएशन होगा. तो एक तरह से दोबारा से रिकन्स्टिट्यूट करना, दोबारा से बिजनेस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या शेयर्स डिसाइड करना, इसे कहते हैं रिकन्सिडिएशन. ओके, अब आते हैं, अगर हम रिकन्सिडिएशन करते हैं तो हमें किस किस चीज़ों का ध्यान देना होता है. देखिए ये है ध्यान देने वाली चीज़, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो. हमको ये देखना होता है कौन गेन कर रहा है पार्टनर, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है. अभी हम इसको इसमें सीखेंगे.
क्वेश्चन करके। फिर अकाउंटिंग ऑफ गुडविल यानी गुडविल कैसे रिवैल्यूएट होगी, ये हम आगे पॉइंट्स पढ़ेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो पुराने आपके प्रॉफिट बचे जैसे कि जनरल रिज़र्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व, और क्या आता है प्रॉफिट एंड लॉस, गुडविल, ओल्ड गुडविल। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिनको हमको लायबिलिटी और एसेट साइड में होते हैं, इनको रिकन्स्टिट्यूट करना होता है, इनको भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में काउंट होते हैं। फिर अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, किस अगर एसेट बढ़ रहा है तो किधर लिखेंगे, एसेट घट रहा है तो किधर लिखेंगे। और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, आपके सिलेबस से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हट चुका है, तो हम इस टॉपिक को कहीं पर भी किसी भी चैप्टर में कंसिडर नहीं करेंगे, हमको सिर्फ रिवैल्यूएशन तक ही पढ़ना है। अब आते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। व्हाट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो, इसको ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला भूलिएगा मत। इसको मैं पूछ सकती हूँ कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, तो हो सकता है मैं फॉर्मूला में बदल दूँ, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो कर दूँ। आपको करेक्ट ऑप्शन पकड़ना है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता क्या है, सीधी सी बात समझिए, जब कोई पार्टनर बिजनेस में आता है, ए और बी पार्टनर है, जब कोई इन लोग का रेशियो मान लो 1:1 है, ठीक, इक्वल रेशियो है। अब इन्होंने क्या किया, सी को रख लिया पार्टनरशिप में, तो ए बी सी अब पार्टनर हो गए ना, और इन्होंने बोला कि 1:1 में ही करेंगे हम, तो यहाँ पर जो रेशियो बन रहा है वो 1/2 बन रहा है, मगर यहाँ जो बन रहा है 1/3, यानी कि सीधी भाषा में समझिए तो एक रोटी समझ लीजिए, पहले 2 लोग खा रहे थे तो ए और बी में डिवाइड हो गई, अब 3 लोग खा रहे हैं, तो पोर्शन क्या होगा, ए और बी अपना कुछ पोर्शन देंगे तभी तो सी को मिलेगा। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो जो ये सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए और बी, यानी कि ओल्ड पार्टनर क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, ठीक है। और जो न्यू पार्टनर होता है वो क्या करता है, गेन करता है, तो इसे कहते हैं गेनिंग रेशियो। ओके, अब आते हैं आगे। ये देखिए गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब क्वेश्चन को ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक इलस्ट्रेशन पकड़ते हैं, बहुत ही सिंपल सा दिया हुआ है पर ए बी व पार्टनर इन दी फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 2:1, ठीक है। अब 2:1 में कर रहे थे, मगर इन्होंने एग्री कर लिया कि हम आगे जाके इक्वली शेयर करेंगे। अब इसमें हमको करना तो ज़्यादा नहीं है, बहुत इजी ये क्वेश्चन है, बस फॉर्मूले पे बेस करना है। ओल्ड रेशियो क्या था, 2:1, न्यू रेशियो क्या है, 1:1, इक्वल कर रहा है, ठीक है। लिख दो यहाँ पर ए बी, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो है या ओल्ड रेशियो ये तो हमको पता नहीं है, यानी कौन गेन कर रहा है कौन लॉस कर रहा है ये तो हमको पता नहीं है। तो हमें क्या करना है, सीधी सी बात है, हमको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेना है, ठीक। एक कोई भी फॉर्मूला लेके आप निकाल लेंगे तो आ जाएगा। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो है 2/3, 1/3, ओके। न्यू रेशियो है 1/2, 1/2। सॉल्व करिए, एलसीएम लीजिए 6, 6, 3, 2, 2, 4, नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले से इंटू करते हैं, 3, 1/6, 6 माइनस 1/6, यानी कि दिस इज़ द गेनिंग पार्टनर एंड दिस इज़ द सेक्रीफाइस पार्टनर, क्योंकि हम निकाल जो रहे थे सेक्रीफाइस ही निकाल रहे थे, इसलिए ये जो पॉजिटिव में है, मगर ये उल्टा होना चाहिए, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड, तो ये गेनिंग पार्टनर हो गया। बहुत ही ईजी है ये, ऐसे करके आप बहुत सारे क्वेश्चन हैं उनको देख लेंगे। फिर आते हैं गुडविल, बहुत ही सिंपल सी बात है, आपने गुडविल के बारे में पढ़ा है। गुडविल क्या है, एक इनटेंजिबल एसेट होता है जो कि किसी को नज़र नहीं आता। गुडविल आपके गुड नेम को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आप कितने ऑनेस्ट हो, कितने हार्डवर्क हो, आप कितनी अच्छी रेपुटेशन है, ये गुडविल शो करता है। तो किसी भी फॉर्म की गुडविल अगर हमको मेजर करनी है तो उसके प्रॉफिट से मेजर कर सकते हैं, और किसी इंसान की मेजर करनी है तो उसकी रेपुटेशन से कर सकते हैं। Goodwill is nothing more than the profitability that the old customer will resort to the old place। सीधी सीधी भाषा में दिया है कि गुडविल कुछ नहीं होता, ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस ये होता है कि एक आदमी के नाम से जो कि किसी और जगह काम करता था
उस जगह उसने कितनी प्रॉफिटेबिलिटी कमाई है या उसकी क्या गुडविल है, उसकी क्या रेपुटेशन है, वो प्रॉफिटेबिलिटी से आप जहाँ वो पहले था ये पता कर सकते हैं आप, या उस कंपनी की ओल्ड पोजीशन क्या थी आप पता कर सकते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स ऑफ गुडविल। कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स क्या होते हैं? इट इज़ एन इंटेंजिबल असेट, ये एक इंटेंजिबल असेट है, यानी कि आपको नज़र नहीं आता। वैल्यूएबल असेट है, इस कंपनी की गुडविल से बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है सबको, यानी कि कस्टमर की जो गुडविल है, बिज़नेस की या पार्टनर की या किसी की भी जो गुडविल है वो इंटेंजिबल होती है, जो आपको नज़र नहीं आती है, मगर वैल्यूबल इसलिए होती है क्योंकि उसका वैल्यू कुछ ना कुछ होता है जो कि हम बिज़नेस में शो करते हैं उसकी बैलेंस शीट में। इट्स वैल्यू इज़ लायबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशन, वैल्यू उसकी कांस्टेंट फ्लक्चुएट करती है। फ्लक्चुएट यानी कि क्या होता है, किसी इंसान ने अच्छा काम किया तो प्रॉफिट बढ़ गया, किसी इंसान ने अच्छा काम नहीं किया तो घट गया, तो ये हमेशा बढ़ती घटती रहती है, ठीक। While goodwill does not depreciate, its value is liable to constant fluctuation, ये बढ़ती घटती रहती है, डेप्रिशिएट नहीं करती है, ठीक। आगे आते हैं, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑन गुडविल, यानी कि जो फ्लक्चुएशन है वो यही होता है कि जैसे बिज़नेस का टाइम अच्छा चलता है तो उसकी गुडविल अच्छी होती है, टाइम अच्छा नहीं चलता तो गुडविल डाउन हो जाती है। तो इट्स डिपेंड ऑन द फ्लक्चुएशन ऑफ द टाइम, जिस तरह से सर्कमस्टांसेस चलते हैं उस हिसाब से बिज़नेस में चेंजेस आते हैं। फिर आते हैं ओके, नेचर ऑफ गुडविल के बारे में बता रहा है, ये इंटेंजिबल है आपको पता है, और फिक्सटिशियस, बट इट इज़ नॉट फिक्सटिशियस, यानी कि अचानक से राइज़ नहीं होती। गुडविल हमेशा प्रॉफिट के कंसर्न में बनती है, ये नहीं कि अचानक से कहीं से राइज़ होकर आ जाएगी किसी की बहुत अच्छी गुडविल। ये गुडविल हमेशा साल की मेहनत होती है, साल दर साल की मेहनत होती है। फिर आते हैं ओरिजिन ऑफ गुडविल। ओरिजिन यानी कि फैक्टर्स क्या क्या इफेक्ट करते हैं गुडविल को। पहला है फेवरेबल लोकेशन ऑफ बिज़नेस, अगर बिज़नेस बहुत अच्छी जगह है, अगर बिज़नेस बहुत ही अच्छी जगह है तो क्या होगा, उसकी लोकेशन से ही उसकी रेपुटेशन बनेगी। जैसे कि कोई आपने कोई रेस्टोरेंट या होटल ख़रीदा है या बनाया है तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको कहाँ पर उसका लोकेशन लेना है। आप गांव में नहीं खोल सकते जहाँ पर उसकी डिमांड ना हो, तो इसीलिए हमेशा उसकी लोकेशन से भी, यानी कि मेन रोड पे है तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे ऐसे लोकेशन की, तो ये भी गुडविल बढ़ाती है। इफ़िशियंसी ऑफ मैनेजमेंट जितना अच्छा होगा, जितना प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी के नाम पे लाएगा वो, उतनी उसकी गुडविल अच्छी होगी। द लॉन्गेविटी ऑफ बिज़नेस, यानी कि बिज़नेस कितना लंबा चल रहा है, जितना लंबा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, उतनी उसकी अच्छी रेपुटेशन होती है इन मार्केट। फिर आते हैं नेचर ऑफ गुड्स, किस तरह के गुड्स आप बेच रहे हो जिसकी डिमांड पब्लिक में ज़्यादा है, यानी कि अगर कोई आपने ऐसा सामान बनाना चाहा है या बेचना चाहा है जिसकी डिमांड ही नहीं है मार्केट में, उसकी ऑटोमेटिकली डिमांड डिक्रीज़ करके डिमांड ख़त्म हो जाएगी, तो गुडविल भी ख़त्म हो जाएगी। फिर आते हैं पोजीशन ऑफ लाइसेंस, जितना हो सके आपके पास इंपोर्ट लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि अगर आपको सामान कहीं बाहर भी भेजना है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। ये भी आपकी गुडविल शो करती है, क्या आपकी गुडविल है जिसकी वजह से आपको लाइसेंस प्रोवाइड हो। ऐसे करके ना बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं, जैसे कि यहाँ पर दिए हुए रिस्क इन्वॉल्व, ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जितना अच्छा प्रॉफिट होगा उतनी अच्छी गुडविल होगी। जितना रिस्क इज़ अ रिवॉर्ड फॉर प्रॉफिट, तो जितना अच्छा रिस्क लेंगे उतना ही इसकी बिज़नेस की गुडविल सही होगी, अच्छी होगी। ऐसे करके बहुत सारे फैक्टर्स इसमें दिए हुए हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट जो मेन टॉपिक पे आते हैं, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को इवैल्यूएट हम क्यों करते हैं? व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तब गुडविल भी चेंज होती है, तो इसलिए हमको गुडविल को इवैल्यूएट करना पड़ता है। फिर आते हैं व्हेन अ न्यू पार्टनर इज़ एडमिटेड, कोई नया पार्टनर एडमिट करता है, या व्हेन अ पार्टनर रिटायर और डाइज, या कोई पार्टनर चला जाता है या मर्ज, यानी बिज़नेस छोड़ के चला जाता है फिर ख़त्म हो जाता है। व्हेन फर्म इज़ सोल्ड, यानी कि बिज़नेस सोल्ड हो रहा होता, या फिर बिज़नेस अमलगमेट, तो अमलगमेशन हमारे इसमें कोर्स में नहीं है, तो बहरहाल बिज़नेस सोल्ड मतलब कि डिसोल्यूशन, तो यहाँ तक का है। अब हमने ये टॉपिक सोचा था कंसिडर नहीं करेंगे, पर लाओ इसका एक टॉपिक एवरेज प्रॉफिट मेथड को हम कंसिडर कर लेते हैं, जिससे कि आपके आगे की वीडियो थोड़े से स्मॉल बने। तो कि जो वैल्यूएशन होता है गुडविल का, जो वैल्यूएशन होता है गुडविल का, वो 3 मेथड्स होता है। एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड,
सेकंड होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें हम एक को पढ़ते हैं आज, ठीक, जिससे कि आपको बेसिक थोड़ा सा स्ट्रांग हो। एवरेज को करने के लिए सिर्फ एक फंडा याद रखो। एवरेज आपको ऑलरेडी पता है कि एवरेज कैसे निकलता है। एवरेज ऐसे निकलता है कि जितने भी आपके पास अमाउंट दिए उन सबको प्लस कर दो, अगर वो प्रॉफिट हैं तो, और अगर लॉस हैं तो लॉस को माइनस कर देते हैं, ठीक, माइनस कर दो, अपॉन कर दो जितने नंबर हैं, जितने प्लस या जितने माइनस कर रहे हो वो नंबर जो है वो यहाँ पर लिख दो, ठीक। अब इससे हमको गुडविल निकालनी होती है, तो गुडविल का कुछ ना कुछ ईयर दिया होता है, 2.5 साल, 3 साल, 5 साल। तो एवरेज प्रॉफिट को उस ईयर से इंटू कर दो, बस ये हो जाएगी फर्म की गुडविल, फर्म की गुडविल। ओके, अब एक क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर, ओके इधर आते हैं, ठीक, ये देखिए, ओके, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है इसीलिए इसको ले रहे हैं, जिससे कि आपको लेंथी क्वेश्चन भी है तभी भी आप कर लो। तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ इस क्वेश्चन को करने से पहले, कि अगर मान लो कोई एबनॉर्मल यानी कि जो कि नहीं होना चाहिए मगर हो गया है, नॉर्मल नहीं एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल कोई इनकम होती है तो उसको हम माइनस करते हैं। देखिए जस्ट अपोजिट है, वैसे हम प्रॉफिट को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, मगर अगर एबनॉर्मल, नॉर्मल प्रॉफिट प्लस होगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट या इनकम क्या होगी, माइनस होगी। इसी के अपोजिट होता है एबनॉर्मल लॉस। अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हो रहा है तो उसे हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। यानी कि ये चीज़ होनी नहीं चाहिए थी, ये एबनॉर्मल इनकम है तो यानी हमने प्लस कर दिया होगा, हमको उसको माइनस कर देना है। जस्ट अपोजिट होता है प्रॉफिट और लॉस, नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल लॉस का जस्ट अपोजिट होता है एबनॉर्मल इनकम, एबनॉर्मल लॉस। यहाँ पर ये प्लस है तो देखिए ये माइनस है, यहाँ पर ये माइनस है तो देखिए ये प्लस है, ठीक। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर ऑफ एवरेज। देखिए यहाँ पर दिया है 3 ईयर एवरेज परचेज, यानी कि यही ये पॉइंट है जहाँ पर हमको ये जो फॉर्मूला है ना, ये मैंने लिखा था ना, ये वाला पॉइंट हमको मिल गया। यानी कितने नंबर ऑफ परचेज ईयर है, परचेज ईयर है हमारा 3, ओके। अब एवरेज प्रॉफिट पहले निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट में देखो ये सारे दिए हुए हैं हमारे पास। अब ये ब्रैकेट में दिया है, इसका मतलब क्या, ये लॉस है। जो ब्रैकेट में दिया होता है वो लॉस होता है, और सब जो नई ब्रैकेट में दिए सारे प्लस हो जाएंगे। तो हमको क्या करना है, लिखना है एवरेज प्रॉफिट इज़ इक्वल टू, यानी कि सारे सालों को प्लस कर दो, जितने भी ईयर्स हैं, ये सारे ईयर्स जो हैं, जितने साल हैं, जितने भी ईयर्स हैं, इन सबको प्लस कर देंगे, एक्सेप्ट दिस, ये लॉस है। मगर इसके साथ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है जिसको हमको ध्यान से देख के चलना है, ठीक। अब क्या दिया हुआ है, बता रहा है कि 1 जनवरी 2016 यानी कि ये हो गया, ये वाला, ठीक। जनवरी 2016 में हमारा लॉस इतना था, यहाँ पर दिया अ फायर ब्रोकन आउट, एक फायर हो गया जिससे हमें लॉस हुआ 3 लाख का, हमें 3 लाख का लॉस हो गया। और जिसमें से हमें क्लेम कितना रिसीव हुआ है, क्लेम रिसीव हुआ है 70 का, यानी कि क्लेम ऑफ रुपीज़ वॉज रिसीव। 3 लाख के लॉस में हमको सिर्फ इतना ही रिसीव हुआ है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में, पहले तो कितना था ये लॉस एक्चुअल में था 3 लाख का। हमें करना क्या है, इससे हमको मिला कितना, इतना, ओके। अगर हमको इतना मिला है तो ये हमारा कैसा लॉस है, ये एक ऐसा लॉस है जो कि एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल यानी कि हमारा लॉस तो इतना हुआ, हमें क्लेम कितना, इतना मिला, बाकी क्लेम हमको मिला ही नहीं, तो हमारा ऐसा लॉस है जो कि एबनॉर्मल है, क्योंकि हमने तो इंश्योरेंस करा के रखा था। तो एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं, हम प्लस कर देते हैं, यानी कि इस ईयर में 15-16 में हमको एबनॉर्मल लॉस को प्लस करना पड़ेगा। फिर आते हैं नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 द फर्म रिसीव एन अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड, यानी कि एक ऐसा रिफंड है जो हमको 17 मिला, 17 यानी कि मार्च 31 मार्च 17 यानी कि ये हो गया, ठीक। 31 मार्च 17 यानी कि नेक्स्ट ईयर लग गया, फाइनेंशियल ईयर हम क्या काउंट करते हैं, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 31 मार्च को ये हुआ है तो यानी कि नेक्स्ट ईयर चला जाएगा ये वाला, ठीक। तो ये इनकम अनएक्सपेक्टेड
टैक्स रिफ़ंड है, यानी कि एक टैक्स रिफ़ंड है जो हमको मिलना नहीं था, मिल गया है। तो यानी कि ये हो गया एबनॉर्मल प्रॉफिट, इनकम है हमारी है। तो एबनॉर्मल इनकम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, जो हमने यहाँ पर मेंशन किया है। ओके, अब आते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं अब सल्यूशन इसका। हमको पता चल गया कि हमें कैसे कैसे क्या क्या करना है, तो हम कर सकते हैं इजीली। 2013 14, ठीक, कितना था ये, 4 लाख, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक। इसको मैंने इस तरह से इसलिए लिखा क्योंकि इसमें 2 जगह से एबनॉर्मल प्रॉफिट या लॉस को हम डिडक्ट या प्लस कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने ऐसे लिखा हुआ है। जिस साल होगा ये माइनस में था 60, फिर आते हैं ये यहाँ कुछ नहीं है, फिर आते हैं 25, ठीक। अब हमारे पास एक साल में यहाँ पर क्या था, प्लस एबनॉर्मल लॉस जो कि क्लेम से आ रहा है, ठीक। और यहाँ पर क्या था, इसको हम माइनस कर देंगे 80,000 का, जो कि गलत तरह से हमारे तक पहुँचा है। ये भी हो गया रिफंड, ठीक। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो पहले क्या करूँ, इसको सॉल्व कर लो, तो ये आएगा कुछ 1,70,000। तो एक तरह से हो गया 1,70,000, और ये वाला हो जाएगा, ये भी सेम ही आ रहा है 1,70,000 और 25, ठीक, ये 70, ठीक। अब 4 ये हो गया 9 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 10 लाख 5, 10, 11, और ये हो गया 13 लाख, ठीक। ओके, तो ये हो गया 13 लाख, और ये हो गया 13,90,000, ठीक, 13,90,000। ये भी प्लस की वैल्यू है, ये भी प्लस थी, यानी कि सभी प्लस हो गया। तो 9, 10, 11, 12, 12, 5 और 14, 9, 13। तो ओके, ये सही है, ठीक है। और कितने साल है, 1, 2, 3, 4, 5। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, हमने टोटल तो कर ही लिया था सब ईयर का, यहाँ पर लिख लेंगे अपॉन 5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5 2 जा 7 8 3, ठीक। ओके, ये हो गया, इतना आ गया। अब हम गुडविल कैसे निकालेंगे, गुडविल इज इक्वल टू, इसको हम इसको हम लिखने के बाद क्वेश्चन में देखेंगे ऊपर 3 ईयर ऑफ परचेज दिया था, तो 3 ईयर ऑफ परचेज से इनटू कर देंगे, तो ये फर्म की गुडविल आ जाएगी। ओके, तो लेट मी चेक, हाँ ओके फाइन। तो ये देखिए आंसर आ रहा है सेम। ओके, तो इसको हमको एवरेज प्रॉफिट बहुत ही सिंपल मेथड है, यानी कि आपको बस टोटल करके अपॉन कर देना है। फाइन, मेनली आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं टोटल प्रॉफिट के बहुत ही इजी बनते हैं। अगर मुझे यहाँ कोई इलस्ट्रेशन दिखता है तो मैं बिल्कुल आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। जैसे इसमें बहुत ही टफ दिए हुए हैं, जैसे कि एक छोटा सा ये तो दूसरा वाला टॉपिक आ जाएगा। ओके, मैं आपको ऐसे एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ जो आपके क्वेश्चन में मेनली सॉल्व होता है। 5 साल के मान लो प्रॉफिट दिए हों, देखो 5 साल के प्रॉफिट में दिख देती हूँ 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 को माइनस में लिख लेती हूँ, फिर लिख लेती हूँ 10,000। ठीक, करना क्या है, इन सबको पहले प्लस करो, ठीक, इसको माइनस कर देना। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब हम लिखेंगे कैसे, स्टेप वाइज। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ ऑल ईयर अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका, नेक्स्ट स्टेप इसका ये होगा, सारे साल के प्रॉफिट को आप लिखिए 10,000
20 30 अपॉन 5 10 1 2 3 4 5 6 7 7 में से माइनस कर दो 50 20,000 तो ये हो गया 4,000। लेट कर लेते हैं कि गुडविल हमारी है 2.5 ईयर की, ठीक। तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो हमारी 4,000 हो गई, और ये 2.5 है तो 2.5 8 10, ये हो गया आपका फर्म का गुडविल 10,000। ओके, ये रुपीज़ है, फाइन। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन मैं आज के मॉक टेस्ट में 5 दूंगी जो कि 10 नंबर के होंगे। आप लोग इस तरह के, यानी कि इन द सेंस है कि ऐसे ही मिलते जुलते, जितना आज मैंने कवर किया सिलेबस उसमें से मैं थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली कुछ भी पूछ सकती हूँ। तो जस्ट गो थ्रू दिस वीडियो मैनी टाइम्स, जितना हो सके आप जाइए और जितना हो सके आप इसको देखिए, जिससे कि आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकें। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर मॉक टेस्ट। थैंक यू।